हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज फेलिंग टू प्रिपेयर इज द प्रिपरेशन टू फेल। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली तो आपने उस चीज़ में फेल होने की, विफल होने की तैयारी अच्छे से कर ली है। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप एसएससी का एग्जाम देना चाहते हो, लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे, है ना। जो उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, मॉक टेस्ट देने हैं, कोर्स कंप्लीट करना है, ग्रामर आनी चाहिए अच्छे से, कंटेक्स्ट पूरा अच्छा, बेसिक्स आना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, आप नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है? आपका एसएससी क्लियर हो जाएगा सिर्फ ये बोल के कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ये बोल के आपका एसएससी क्लियर हो जाएगा? नहीं ना, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स आप फेल होने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे, आप फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो जो भी बच्चे अभी तक टाइम पास कर रहे थे, चीज़ों को लाइटली ले रहे थे, सब लोग ध्यान दो। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप इस चैनल पे आए हो तो पढ़ने के ऊपर फोकस करो। कमेंट सेक्शन पे आलतू फालतू की चीजें लिख के कुछ नहीं होगा। जो क्वेश्चन बीच में कभी कभी पूछे जाते हैं ना, उनका आंसर दिया करो, ठीक है। उसका जवाब बहुत रेयर 1-2 बच्चे देते हैं गिनती के, मतलब आप ढंग से पढ़ नहीं रहे, या फिर आप उनके ऊपर जो क्वेश्चन बीच में कभी पूछ लिया मैंने, उसके ऊपर आप रिसर्च नहीं कर रहे। आपको जब तक चीजें पता नहीं होंगी तब तक आप कैसे तैयारी कर रहे हो, राइट। तो तैयारी करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। फेल होने की तैयारी नहीं करनी है, सक्सेसफुल होने की तैयारी करनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। इंडियाज सोलर इंडस्ट्री मस्ट ग्रो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। सोलर इंडस्ट्री मतलब जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं ना, तो हिंदुस्तान की जो सोलर इंडस्ट्री है उसका विकास होना चाहिए, उसको ग्रो करना चाहिए बिना कोई कॉम्प्रोमाइज किए हुए। किसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए? क्वालिटी में, यानी कि गुणवत्ता में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उसके बिना ही उसको ग्रो करना चाहिए। The new financial year has begun with the government finally bringing into effect a policy। बोल रहे हैं जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? एक होता है लूनर ईयर, जो कैलेंडर हमारा चलता है, ठीक है, वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, किसी भी साल के 1 जनवरी से, और खत्म होता है 31 दिसंबर, जो हम न्यू ईयर की पार्टी करते हैं, राइट। तो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से लिख के, कब से कब तक रहता है और खत्म कब होता है। तो जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उसमें सरकार ने अंततः फाइनली, मतलब जो बड़े टाइम से वेट करते, फाइनली एक पॉलिसी लेकर आए हैं जिसको उन्हें प्रभावित कर दिया है। क्या है वो पॉलिसी? That will discourage solar power project developers from relying on imported panels। जिसमें जो भी सोलर पैनल लगवा रहे हैं ना, जो भी डेवलपर्स हैं, वो क्या करेंगे? बाहर से पैनल्स मंगवा के सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना, ये वाला काम नहीं कर पाएंगे। अगर वो असल में कोई सोलर पावर प्रोजेक्ट के डेवलपर हैं तो उनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। The approved models and manufacturers of solar photovoltaic modules requirement for compulsory registration order। बोल रहे हैं कि जो अप्रूव्ड मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, ये एक रिक्वायरमेंट है, रजिस्ट्रेशन है। क्या है ये? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है। 2019 requires module makers to submit to an inspection। तो उनको क्या रिक्वायरमेंट है कि मॉड्यूल मेकर्स क्या करें? एक इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट डालें, ठीक है, ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी क्या करेगा? उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है, यानी कि जो उनका मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वहां का इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। Being on the list as an approved manufacturing facility certifies a company as legitimately manufacturing solar panels within its premises। बोल रहे हैं कि अगर वो अप्रूव्ड वाली लिस्ट में आ गया कि भाई हाँ जी ये अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इसका सर्टिफिकेट उनके पास मिल गया, इसका मतलब क्या होता है कि वो कंपनी को सत्यापित किया जा रहा है। किसके द्वारा? जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है, इसके द्वारा सत्यापित किया जा रहा है कि हाँ जी ये जो मैन्युफैक्चरर है वाकई में इनके पास में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां पे ये अपने ही विसिनिटी में टोटल जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, ना कि मॉड्यूल्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, एंड नॉट इंपोर्टेड मॉड्यूल्स।
द मेजर एडवांटेज इज एलिजिबिलिटी टू compete फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि जिनके पास भी ये मॉड्यूल ये अप्रूवल होगा वो गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए बीच में अपना एप्लीकेशन भी दे पाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए वो अप्लाई कर पाएंगे। फॉर इट्स फ्लैगशिप सोलर एनर्जी प्रोग्राम्स, जो उनका मुख्य फ्लैगशिप मतलब बहुत प्रमुख सोलर एनर्जी प्रोग्राम है, उसके प्रोजेक्ट्स के लिए वो compete कर पाएंगे। दिस इंक्लूड्स द रिसेंटली अनाउंस्ड पीएम सोलर रूफटॉप स्कीम। और इसमें क्या शामिल है, सोलर एनर्जी प्रोग्राम्स में क्या शामिल है, जो हाल फिलहाल में पीएम सोलर रूफटॉप स्कीम अनाउंस की गई, घोषणा की गई, वो भी शामिल है। क्या है इस स्कीम के अंतर्गत? इस स्कीम के अंदर में आपके घरों में सोलर पैनल्स लगाने की कवायद है। ठीक है, उसमें आपको कुछ रिबेट मिल सकता है, कुछ परसेंटेज जो है, जैसे कि पहले घरों में जो काम होते हैं, गड्ढे बनाने हैं, टैंक्स बनाने हैं, इन चीज़ों के जो काम होते हैं उसमें भी ऐसा होता है ना कि भाई कितना कुछ परसेंटेज सरकार देती है पैसा, कुछ परसेंटेज आपको देना पड़ता है। तो सेम ऐसा ही कुछ कवायद इसमें है। ठीक है, और इसके अंदर में क्या होगा कि आपके घर में सोलर एनर्जी होगी और जो एक्स्ट्रा कुछ अगर एनर्जी जनरेट होती है तो वो जो डिस्कॉम है उसको सेल कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बेसिस पर आप कुछ रिवॉर्ड्स ले सकते हैं या ऐसा कुछ स्कीम है पूरा। ठीक है, आप इस स्कीम के बारे में भी जरूर पढ़िएगा, जीके का क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया has ambitious plans of sourcing about 500 gigawatt, nearly half its requirement of electricity। हिंदुस्तान का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान है क्या कि वो क्या करे, 500 गीगावाट की एनर्जी, जो कि लगभग उनकी आधी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ से उत्पन्न करे, सोर्स करना मतलब जनरेट करना, उत्पन्न करना फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोल, डीजल, यानी कि वो तत्व जो खत्म हो सकते हैं, जो किसी चीज के अवशेष से बने हों। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल्स कौन से हो गए? जो नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि पानी हो गया, हवा हो गया, विंड एनर्जी, वाटर से हाइड्रो एनर्जी, उसके बाद में जो ये सोलर एनर्जी, ये सब क्या है, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट की जाए, जो कि लगभग हिंदुस्तान की आधी रिक्वायरमेंट है 2030 तक। अब हम 2024 में कदम रख चुके हैं, हमारे पास बस 6 साल बचे हैं अपना ये टारगेट अचीव करने के लिए। This would mean at least 280 gigawatt from solar power by that year, or at least 40 gigawatt of solar capacity being annually added until 2030। बोल रहे इसका मतलब क्या हुआ कि या तो 2030 तक प्रत्येक साल क्या किया जाए, 2080 गीगावाट हम सोलर पावर से जनरेट करें, यानी कि 40 गीगावाट सोलर कैपेसिटी हर साल एनुअली ऐड हो। कब तक? 2030 तक। इन द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में, दिस हैज बेयरली क्रॉस 13 गीगावाट। दो बोल रहे हैं कि पिछले 5 सालों में शायद ही बड़ी मुश्किल से 13 गीगावाट से ऊपर जा पाया है। हालांकि दो द गवर्नमेंट हैज क्लेम्ड, हालांकि सरकार ने क्लेम किया है, दावा किया है, दैट द कोविड-19 पेंडेमिक अफेक्टेड दिस ट्रैजेक्टरी, कि पहले तो अच्छा चल रहा है, 5 साल की बात कर रहे हैं, 2021 के दौरान में, 20 के दौरान में कोविड आया था, यानी कि 19 में अच्छी सेल हुई थी, और उसके बाद में बोल रहे हैं कि 2020-21 के बाद में क्या हुआ कि पेंडेमिक आ गया, इसलिए थोड़ी जो ट्रेजेक्टरी है, यानी कि ग्रोथ जो है वो ऐसे चल रही थी, तो वो क्या हो गया, थोड़ी सी उसकी कर्व ढलान आ गई या कुछ कमी आ गई उसमें। ठीक है, एंड द कंट्री वाज ऑन ट्रैक टू ऐड बिटवीन 25 गीगावाट टू 40 गीगावाट एनुअली। और अब जो देश है वो ट्रैक पर चल रहा है, यानी कि कोविड के बाद में हम लोग पूरी जो जिस स्पीड से हमें जाना चाहिए उसी स्पीड से चल रहे हैं, जिस रास्ते पर जाना चाहिए उसी रास्ते पे है, जिसमें हम 25 गीगावाट से 40 गीगावाट एनुअली एड ऑन कर रहे हैं। The difficulty is that meeting the targets requires many more panels and component cells than India's domestic industry can supply। बोल रहे हैं कि लेकिन परेशानी क्या है, हम ट्रैक पर तो हैं, लोग लगवा भी रहे हैं, हम सब्सिडी भी दे रहे हैं, लेकिन परेशानी क्या है कि ये टारगेट अगर हमें हासिल करना पड़ेगा तो हमें बहुत सारे पैनल्स की जरूरत है, और भी बहुत सारे पैनल्स की जरूरत है, कंपोनेंट सेल्स की जरूरत है, जो कि हिंदुस्तान की जो घरेलू कंपनियां हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, घरेलू कंपनियां हैं, वो सप्लाई करने में असक्षम है। ठीक है,
या जितनी वो सप्लाई कर पा रही है उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है। इन रीसेंट ईयर्स, अभी हाल फिलहाल के सालों में, अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ इंडिया सोलर इंस्टॉलेशंस हैज बीन मेट बाय इंपोर्ट्स। सिग्निफिकेंट मतलब काफी भारी मात्रा में, काफी बड़ी संख्या में। तो हिंदुस्तान के सोलर इंस्टॉलेशन जो है हो रही है उसका काफी बड़ी संख्या जो है वो इंपोर्ट्स के जरिए पूरी की जा रही है। ठीक है, ये हाल फिलहाल के सालों में हो रहा है। इससे क्या होगा? दिस अफेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक पैनल मैन्युफैक्चरर्स। ये डोमेस्टिक यानी कि घरेलू पैनल मैन्युफैक्चरर जो है उनके हित को प्रभावित करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। हु हैव टू पे द गवर्नमेंट टू बी सर्टिफाइड व्हाइल एट द सेम टाइम लूजिंग आउट ऑन ऑर्डर्स टू द चीपर चाइनीज पैनल्स। बोल रहे हैं कि उनको क्या, घरेलू उत्पादक जो है उनको क्या करना पड़ता है? सरकार से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि हाँ भाई हम ओरिजिनली कर रहे हैं, हमारे पास ये सर्टिफिकेट है। और उसी दौरान में, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान में उनके प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़े महंगे हो जाएंगे। और आपको पता है चाइनीज माल तो हिंदुस्तान से सस्ता होता है, तो वो क्या करेंगे? उनको जो अच्छा खासा ऑर्डर मिल सकता था वो चाइनीज पैनल्स जो इंपोर्ट करके लगा रहे हैं पैनल ऑपरेटर्स, वो क्या करेंगे? वो उनसे ऑर्डर्स छीन ले जाएंगे। टू मीट डिमांड, अब डिमांड्स पूरी करने के लिए द सेंटर, केंद्र सरकार ने, विच हैज केप्ट पोस्टपोनिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अप्रूव्ड लिस्ट, जो अभी तक की अप्रूव्ड लिस्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको पोस्टपोन करे जा रही थी, टाले जा रही थी, हैज नाउ डिक्रीड दैट दिस विल टेक इफेक्ट फ्रॉम April 1st। उन्होंने अब ये कर दिया है कि भाई आदेश दे दिया है, डिक्रीड मतलब आदेश देना, कि ये जो सारा ताना बाना है अप्रूव लिस्ट का, ये 1 अप्रैल से इफेक्ट में आ जाएगा, यानी कि लागू कर दिया जाएगा। द यार्डस्टिक मतलब मापदंड, यहाँ पे सफलता का मापदंड तब देखा जाएगा इज व्हेन इंडिया मीट्स इस 2030 कमिटमेंट, जब हिंदुस्तान अपने 2030 का जो टारगेट है उसको मीट कर जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा। व्हाइल ऑल्सो इंश्योरिंग दैट सोलर पावर इज अफोर्डेबल टू मोस्ट इंडियंस। अब सोलर पावर देना है, हमने लाइसेंसिंग भी मैंडेटरी कर दिया, तो ये भी होना चाहिए ना कि भाई वो अफोर्डेबल भी हो। ऐसा ना हो कि भाई अब कोई आम इंसान जो है वो तो लगा ही नहीं सकता, यानी कि सोलर पैनल्स भी क्या होंगे? मध्यम वर्गीय परिवार के या अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास के बस की बात रह जाएगी। जो लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये भी चीज नहीं होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी भी ध्यान में रखनी है। This means that domestic manufacturers should be subject to stringent quality checks। तो बोल रहे हैं इसका मतलब है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको टू बी सब्जेक्ट मतलब गुजरना पड़ेगा। किससे गुजरना पड़ेगा? स्ट्रिंजेंट मतलब बहुत कठोर, क्वालिटी चेक्स, यानी कि क्वालिटी चेक्स क्या होते हैं? गुणवत्ता के वहां पे विश्लेषण किए जाते हैं, उनसे गुजरना पड़ेगा। एंड नॉट बी अलाउड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन कॉस्ट, और साथ ही साथ ये भी नहीं होना चाहिए कि वो कॉस्ट पे कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। एंड क्वालिटी मेयरली ऑन नेशनलिस्टिक ग्राउंड्स, केवल राष्ट्रवादी ग्राउंड्स पे, आधार पे कि हमारे देश हित की बात है, वहां पे आप क्वालिटी या कॉस्ट में कोई भी कटौती नहीं कर सकते। ठीक है। While the Indian solar industry must grow and gain a reputation for being a high quality exporters, बोल रहे कि हालांकि जहां पे हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सोलर इंडस्ट्री की रेपुटेशन, छवि जो है वो ऐसी बननी चाहिए कि भाई हम बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की चीजें, प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। इट शुड नॉट फॉरगेट दैट दिस इज अ रोड विद नो इजी शॉर्टकट्स। तो ये साथ ही साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये ऐसा रास्ता है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ये ऐसे सड़क है जिससे आपको पूरा रास्ता पार कर कर ही निकलना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते आप, यानी कि कहीं से इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके ये चीज नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये शॉर्टकट नहीं लगेंगे यहाँ पे। तो समझ में आ गया आपको पैसेज में क्या है कि एक हमने लॉ बना दिया है, सरकार ने लॉ लागू कर दिया है जिसमें अब आपको एक अप्रूव्ड लिस्ट के अंदर में आना जरूरी होगा अगर आप सोलर पैनल एक्सपोर्टर या फिर सप्लायर या फिर उनके लगाने वाले कुछ हैं तो। ठीक है, अब ये क्यों किया गया? क्योंकि कई सारे तो जो यहाँ पे ऑलरेडी जो हिंदुस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, तो उससे उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, प्रोडक्शन क्वालिटी भी मेंटेन रखनी है। बट वहीं चाइनीज पैनल्स जो है वो सस्ते हैं, तो दूसरे बंदे क्या करते हैं, वहां से लेके उनको क्या कर देंगे, दूसरी जगह पे लगा देंगे या एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उनको लॉस होगा। तो सरकार ने ये कदम उठाया, इससे अब क्या होगा कि टेंडर जो मिलेंगे वो ऐसे ही लोगों को मिलेंगे जिनकी खुद की प्रोडक्शन फैसिलिटी हो,
वहां पे वो इंस्पेक्शन कर सकें। ठीक है, ऐसे ही लोगों को मिलेंगे। इससे क्या हुआ, फिर उन्होंने कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉस्ट बढ़ जाए, लोग आम जनता खरीद ना पाए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। क्यों कर रहे हैं हम, क्यों सोलर पैनल के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि हमारा टारगेट है। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपको पता है पेरिस एग्रीमेंट किया हुआ है, आपको पता है उसके ऊपर हर साल कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, तो COP मीटिंग होती है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ टारगेट्स, कुछ ना कुछ चीजें डिसाइड की जाती हैं कि अब हम ये काम करेंगे, अब हम ये काम करेंगे। तो वैसा ही हिंदुस्तान का एक टारगेट है कि 2030 तक वो अपनी ज्यादातर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो नॉन फॉसिल फ्यूल वाले सोर्सेस से कंप्लीट करे। ठीक है, तो ये टारगेट है, इसलिए ये कवायद की गई सारी की सारी। अब ये टाली जा रही थी इतने लंबे समय से, लेकिन अब उन्होंने अंततः कर दी, क्योंकि अब बचे ही 6 साल है। 6 साल के अंदर हमें पूरे टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, इतने करोड़ों की इसकी आबादी है, तो टाइम तो लगेगा ना इम्प्लीमेंट होने में। एक ही साल में आप सबको सब्सिडी देके सबके घरों में सोलर पैनल नहीं लगवा सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, फिजिबिलिटी नहीं है, तो उस चीज को टाइम लगेगा। कौन लगवाना चाहता है, अब ये भी फोर्सफुल भी नहीं आप कर सकते कि नहीं आप लगाओ ही लगाओ, ये भी नहीं आप कर रहे अभी। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है रिक्वायरमेंट, अभी ये ऑप्शनल है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से बढ़ती रही तो ये मैंडेटरी बन जाए, बट अभी के लिए ये ऑप्शनल है। ठीक है, What is the tone of the passage regarding India's approach to its solar industry and the implementation of new policy? तो न्यू पॉलिसी के लिए वो काफी खुश हैं, हिंदुस्तान ने जो कदम उठाया उसके लिए वो काफी खुश हैं, वो पॉजिटिव देख रहे हैं इस चीज को, कदम को, कि भाई इससे बहुत फायदा हो सकता है और हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्टिमिस्टिक इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? हमने जो क्वालिटी है हिंदुस्तान की सोलर इंडस्ट्री की, क्वालिटी के ऊपर ज्यादा जोर दिया कि भाई ग्रो होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, पर ये नहीं कि घटिया क्वालिटी हम दे रहे हैं। जैसे कि हिंदुस्तान की फार्मा इंडस्ट्री आज वर्ल्ड में रेपुटेशन बना चुकी है सस्ती और अच्छी दवाइयों की, वैसी ही छवि हमारे हिंदुस्तान के सोलर पैनल्स की होनी चाहिए कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यहां से मिल रहे हैं। राइट, द ग्लोबल डोमिनेंस ऑफ चाइना इन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, तो हमने ग्लोबल उनके डोमिनेंस की बात नहीं करी, एक जगह पे लाइन पड़ी कि भाई चाइना से सस्ते पैनल्स लाए जा सकते हैं जो कि हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं। द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया सोलर इंडस्ट्री ड्यू टू कोविड-19, ये भी हमने सिर्फ एक जगह पे बात पड़ी कि भाई थोड़ा सा लॉस हुआ, ट्रेजेक्ट्री अच्छी चल रही थी, ग्रोथ जो इनिशियली शुरुआती दौर था उसमें अच्छा हमने रिजल्ट देखा, बट कोरोना की वजह से थोड़ी सी ट्रेजेक्ट्री जो है, थोड़ा सा जो इसका विस्तार है वो धीमा पड़ गया, बट उसके बाद हमने दोबारा से रीगेन कर लिया, तो ये भी इनकरेक्ट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी इन ग्रोथ ऑफ इंडिया सोलर इंडस्ट्री, बिल्कुल करेक्ट है कि क्वालिटी का कितना महत्व है हिंदुस्तान की सोलर इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, हमने उनके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी नहीं पढ़े हैं, हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ये बेहद जरूरी है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the primary purpose of the approved models and manufacturers of solar photovoltaic modules requirement for compulsory registration order 2019? क्या जरूरत है इसकी? इसकी जरूरत इसलिए है कि हम उन डेवलपर्स जो कि बाहर से चीजें इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा रहे हैं, उन डेवलपर्स को डिस्करेज करें, उनको डीमोटिवेट करें कि भाई ऐसा काम नहीं करना है, और उन डेवलपर्स को फायदा हो पाए जो कि खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको सरकारी टेंडर्स लेने में और चीजें करने में फायदा हो पाए। टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ सोलर पैनल्स फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज, की हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ जाए, तो ये इनकरेक्ट है। मुख्य उद्देश्य एक्सपोर्ट बढ़ाना नहीं है, बट साइमल्टेनियसली ये हो सकता है। टू इंश्योर दैट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स सबमिट टू एन इंस्पेक्शन ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, की वो उनसे इंस्पेक्शन करवा लें, ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया। तो इंस्पेक्शन करवाने का उद्देश्य क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट बने, राइट। To encourage solar power project developers to rely more on imported panels, ये इनकरेक्ट है। imported panels के ऊपर उनका भरोसा जो है, उनका रिलायमेंट जो है, निर्भरता जो है वो कम करनी है।
to discourage solar power project developers from relying on imported panels and certify companies manufacturing solar panels within India. ऑप्शन डी इज करेक्ट कि ऐसे डेवलपर, सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलपर जो कि इंपोर्टेड पैनल्स के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनको डिस्करेज करना, उनको कम करना और सर्टिफाइड कंपनीज बनाना, मैन्युफैक्चरिंग सोलर पैनल्स जो बनाती हो, जो सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हो, उन कंपनीज को सर्टिफाई करना. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. What is the impact of being listed as an approved manufacturing facility under the new policy? कि अगर आप नई पॉलिसी के तहत अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की लिस्ट में शामिल होते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, तो क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? इट रिस्ट्रिक्ट्स द कंपनी फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी गवर्नमेंट टेंडर्स. ये इनकरेक्ट हो जाता है ना, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे. इट अलाउज देम, तो इनकरेक्ट है. It allows the companies to export solar panels to China. चाइना खरीदना चाहेगा तभी हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है. इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि चाइना को एक्सपोर्ट करे. It enables the company to compete for government's tenders for its flagship solar energy programs, including the PM Solar Rooftop Scheme. Option C is absolutely correct. ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी जो है गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए एलिजिबल है, उनके सोलर एनर्जी प्रोग्राम्स जो है उनके लिए एलिजिबल है, जिसमें कि पीएम सोलर रूफटॉप स्कीम भी शामिल है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. What is the intended impact of implementing the approved list of solar panel manufacturers by the Indian government? बोल रहे हैं कि इस लिस्ट की, ये जो अप्रूव्ड लिस्ट है, इसकी मंशा क्या है, क्यों ये लाया गया? तो मंशा वही चीज है कि भाई हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देना है, हमें सोलर एनर्जी, जो सोलर इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ को बैलेंस आउट करना है, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है, कॉस्ट भी बढ़नी नहीं चाहिए, स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक्स होने चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये चीजें देखनी पड़ेंगी. टू इंश्योर दैट सोलर पावर रिमेन्स एन एक्सपेंसिव ऑप्शन फॉर मोस्ट इंडियंस, देयर बाय, ये सुनिश्चित करना कि सोलर पावर एक्सपेंसिव हो ज्यादातर हिंदुस्तानी के लिए, ये सुनिश्चित करना हमारा काम है. इनकरेक्ट है ना, हम ये नहीं सुनिश्चित करना चाहते कि वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बनाए जो कि आम हिंदुस्तानी अफोर्ड नहीं कर पाए. क्या ये लग्जरी आइटम बना रहे हैं हम? नो, इट्स इनकरेक्ट. To restrict imports from China and promote the use of domestically manufactured panels, even if it means compromising on quality and cost. Incorrect है. चाइना से इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जिसमें कोई क्वालिटी का, कोई कॉस्ट का कॉम्प्रोमाइज ना हो. To balance the growth of solar industry with quality control, बिल्कुल करेक्ट है. Ensuring that domestic manufacturers adhere to stringent quality checks, ये सुनिश्चित करना कि जो डोमेस्टिक यानी कि घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं, उत्पादक हैं, वो जो कठोर क्वालिटी चेक्स हैं उनका पालन करें, उनका अनुसरण करें, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन अफोर्डेबिलिटी, और साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, यानी कि आम जनमानस उसको अफोर्ड भी कर पाए. ऑप्शन सी इज करेक्ट. पैसेज में इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड स्ट्रिंजेंट मोस्ट क्लोजली मीन्स, स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? कठोर. ठीक है, कठोर, कोई नियम होगा कठोर. लीनियंट, लीनियंट मतलब ढीला सा. जैसे कि आपके टीचर, अगर आपकी मदर ही आपकी टीचर हैं तो वो आपके प्रति लीनियंट होंगी थोड़ा क्लास में, तो लीनियंट मतलब वो आपके प्रति थोड़ी सी कोमल होंगी, सॉफ्ट हृदय होंगी. सो इनकरेक्ट है. रिगरस, रिगरस मतलब कठोर. कठोर ट्रेनिंग होती है ना सोल्जर्स की, तो उसको क्या हो जाता है? रिगरस ट्रेनिंग, यानी कि कठोर ट्रेनिंग, बहुत ही सख्त उनकी ट्रेनिंग की जा रही है, तो कठोर, रिगरस. ऑप्शन बी इज करेक्ट. फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला. इनडिफरेंट मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ज्यादा उससे इफेक्ट नहीं होता. सो ऑप्शन बी, रिगरस इज करेक्ट. यार्ड स्टिक, यार्ड स्टिक का हमें सिनोनिम बताना है. यार्ड स्टिक का मतलब होता है बेंचमार्क, कोई मापदंड. तो बेंचमार्क का मतलब भी क्या होता है? मापदंड. रूलर, रूलर क्या होता है? एक राजा. प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर क्या होता है? ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक डिवाइस नहीं आता था डी, जिसको बोलते थे, जो कि क्या करता था? मेजर करता था एंगल्स पे. ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री. ठीक है, और यहाँ पे 30 डिग्री, 60, ये जो मेजरमेंट होता था किससे करते थे? डी, जिसको बोलते थे डी देना, डी देना. वो डी क्या है? इसको डी तो इसकी शेप की वजह से बोलते थे, असल नाम इसका क्या है? प्रोट्रैक्टर. यील्डिंग, यील्डिंग मतलब कुछ उपज किसी चीज की, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बेंचमार्क इज करेक्ट.
पास द बक, पास द बक का मतलब होता है दूसरे व्यक्ति को ब्लेम करना, दूसरे व्यक्ति को आरोप लगाना। प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, कोई जरूरी सर्विस देना किसी को। इनकरेक्ट। ट्राइंग टू काम डाउन, यानी कि गुस्सा शांत करने की कोशिश करना। ब्लेमिंग अनदर पर्सन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The lizard's light brown skin acts as camouflage in desert sand. जो छिपकली की हल्की ब्राउन स्किन थी वो कैमोफ्लाज। तो कैमोफ्लाज क्या होता है? कैमोफ्लाज छुपाने की काबिलियत होती है, किसी चीज को हाइड करने की। ठीक है, जैसे कि जो आर्मी पर्सनल होते हैं उनकी जो एक जंगली ड्रेस होती है जिसमें पत्ते, पेड़ पत्तों की शेप्स बनी होती हैं। ठीक है, वो क्यों होती हैं? ताकि वो जंगल के इलाके में अगर कभी हो तो वो जंगल के अंदर छुप सके। ठीक है, हाइड आउट कर सकें, दुश्मन से बच सकें। तो कैमोफ्लाज मतलब छुपना, हाइड करना, छलावा, एक तरीके का छलावा। तो लिजर्ड की ब्राउन स्किन जो है वो उसको डिजर्ट की जो सैंड है उसके अंदर छुपा देती है, तो उसके साथ में मिला देती है, उस सैंड के साथ में मिला देती है, यानी कि कैमोफ्लाज कर देती है। एंटोनिम क्या हो गया? क्लोथ्ड। क्लोथ मतलब कपड़े पहने हुए हैं, तो कपड़े थोड़ी पहने हुए हैं छिपकली ने। मास्क, मास्क मतलब अगेन कैमोफ्लाज। रिवील मतलब उजागर करना, कोई चीज आपने छुपा रहे हो तो उसको उजागर करना, उसका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वैनिशिंग मतलब विलुप्त हो जाना। We have always been told retaliation is not the key to resolve problems. हमें हमेशा से यही बताया गया है कि रिटेलिएशन मतलब विद्रोह, रिवेंज, बदला जो है वो किसी भी परेशानी का हल नहीं है। इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा? रिवेंज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आउटकम, आउटकम मतलब किसी चीज का परिणाम। रियलाइजेशन यानी किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल करना, किसी चीज का एहसास होना। और पैम्पर, पैम्पर मतलब लाड प्यार करना। तो ऑप्शन ए रिवेंज इज करेक्ट। His charismatic speech seemed to cast spells on the audience. उसकी इतनी कैरिज्मेटिक मतलब करिश्मा से भरी हुई, बहुत ही उत्तेजित करने वाली जो स्पीच थी, ऐसा लग रहा था कि उसने ऑडियंस के ऊपर स्पेल कास्ट कर दिया, यानी कुछ जादू कर दिया, यानी कि उनको मंत्र मुग्ध कर दिया है। तो मेकिंग देम हैंग ऑन टू हिज एवरी वर्ड, जिसकी वजह से वो उसके हर शब्द को ध्यान से सुन रहे थे। टू मेक क्लोथ्स, कपड़े बना दिए हैं। टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, भविष्य की कोई घटना प्रेडिक्ट करी है। टू एन्चैंट और मेस्मराइज, एन्चैंट मतलब अपने वश में कर लेना, मेस्मराइज मतलब किसी को मंत्र मुक्त कर देना। तो यहाँ पे मंत्र मुक्त करने की बात की जा रही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट मस्ट गो बियॉन्ड दिस। इट किसी प्रोनाउन के लिए एक नाउन का प्रोनाउन होगा। ठीक है, प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाला स्टेटमेंट कभी भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होता, तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में पी को फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, एलिमिनेट कर दो। इट मस्ट गो बियॉन्ड दिस, ये इससे परे जाना चाहिए। एंड प्रोवाइड फॉर, और विचार करना चाहिए इन अनइक्विवोकल टर्म्स। अनइक्विवोकल मतलब बिना कोई भी चीज को कॉम्प्रोमाइज किए, द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के हित में फैसला करना चाहिए। प्रिंसिपल इन ऑल कस्टडी डिस्प्यूट्स, जो कि मुख्य बिंदु हो, अहम केंद्र हो सभी कस्टडी के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, मामले हैं, उसमें। इट मस्ट, अगेन इट से स्टार्ट है तो ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। इट मस्ट डिनाई एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ बायोलॉजिकल पेरेंट्स विज़ अडॉप्टेड पेरेंट्स, बोल रहे हैं कि इसने जो भी बायोलॉजिकल पेरेंट्स के अधिकार हैं उनको बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए अगर विद रिस्पेक्ट टू अडॉप्टेड पेरेंट्स की बात आ रही है तो। ठीक है, तब उनको जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके राइट्स को खारिज कर देना चाहिए। A UCC cannot confine itself to merely changing the rule of the father being the natural guardian. बोल रहे UCC केवल इसी दायरे के अंदर नहीं है कि एक हमने रूल चेंज कर दिया है कि फादर जो है वो नेचुरल गार्डियन होगा बच्चे का, इसी रूल तक सीमित नहीं है UCC. At a time when the government may bring in a uniform civil code, बोल रहे एक ऐसे समय में जब सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकती है बाय होल्डिंग अ स्पेशल सेशन, जब वो पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुला के कब 18 से 22 सितंबर 2023 के बीच में यूसीसी ला सकती है. देयर इज अ नीड टू थिंक बियॉन्ड पॉलीगैमी एंड डिवोर्स एंड अदर सच इश्यूज. तो एक बहुत अहम जरूरत पड़ जाती है कि यूसीसी लागू करने के पीछे जो एक पॉलीगैमी यानी कि बहु शादियां, डिवोर्स और बाकी जो ऐसे मसले हैं उनके हम परे जाके कुछ सोचें.
अब देखो, हमने एक चीज पढ़ी है, मेरा नाम प्रियंका है, मेरा नाम प्रियंका ठाकुर है, प्यार से मुझे लोग पंकु भी बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद के स्टेटमेंट्स में आप वो बोल सकते हैं कि इसका नाम प्रियंका ठाकुर है, इसको प्यार से हम लोग पंकु बुलाते हैं। फिर उसके बाद आप बोलेंगे पंकु ना ऐसे करती है, पंकु का ये फेवरेट है, इसको ये पसंद है, इस तरीके से आप बोलेंगे। लेकिन पहले आप मेरा इंट्रोडक्शन तो देंगे। आप किसी को जाके बोल देंगे यार कल ना आदि आया था घर पे और ना आदि के साथ में ऋषि आई थी, तो किसी बंदे को क्या पता कौन आदि और कौन ऋषि। आप बताओगे ना कि कल मेरा फ्रेंड आदित्य, जिसको हम प्यार से आदि बोलते हैं, वो आया था। कल चंगू मंगू आए थे। अब कौन चंगू मंगू, आपको तो पता ही नहीं है कौन चंगू मंगू। तो आपको वो बताएगा कि मेरे दो फ्रेंड्स हैं, जुड़वा भाई बहन हैं दोनों, उनका हम प्यार से उनको चंगू मंगू बुलाते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये ही इज रेफरिंग टू दैट पर्सन। तो आप पहले किसी चीज का इंट्रोडक्शन देते हैं तो पूरी चीज बताते हैं। तो यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरा इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद में यूसीसी इस्तेमाल, शॉर्ट एब्रीविएटेड फॉर्म उसकी इस्तेमाल की गई। तो यानी कि एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। अब देखो दो ऑप्शंस है, ए और बी, दोनों में एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ऑप्शन बी में पी सेकंड स्टेटमेंट, ए में पी सेकंड स्टेटमेंट है, बी में आर सेकंड स्टेटमेंट है। हम देख रहे हैं कि इन्होंने बोला कि वो 2000 सितंबर में स्पेशल एक सेशन लाके यूसीसी को लागू करना चाहते थे। तो बोल रहे कि यूसीसी केवल, उन्होंने बोला कि हमें इसको बहुत आगे बढ़ के देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूसीसी केवल एक रूल चेंज कर दिया गया कि भाई फादर को नेचुरल गार्डियन बना दिया गया, केवल इस तक सीमित नहीं है, उसकी सीमा और आगे है। तो आर जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है एस स्टेटमेंट से। ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट पता करें हमने अभी, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे पी आर है सेकेंड स्टेटमेंट और हमारा आर सेकेंड स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। इसके बाद में कि यहां तक ही सीमित नहीं है बल्कि इस आगे जाता है, इट मस्ट गो बियॉन्ड दिस, इससे आगे जाना चाहिए। एंड प्रोवाइड फॉर इन अनइक्विवोकल टर्म्स द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। यानी कि हमने बाप पिता को नेचुरल गार्डियन तो बना दिया, पर अगर पिता मान लो एब्यूसिव हो, शराबी हो, नहीं अच्छे से कमाता हो, हर केस में वही रहेगा नेचुरल गार्डियन। बच्चे का इंटरेस्ट नहीं देखा जाएगा, बच्चे का हित नहीं देखा जाएगा। बोल रहे हैं कि इसको इससे आगे जाना चाहिए, बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट, बेस्ट हित उसको देखना चाहिए, चाहे कस्टडी का कोई भी डिस्प्यूट हो। अनइक्विवोकल टर्म्स यानी कि बिना किसी संदेह के, बिना किसी शंका के उसको बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट देखना चाहिए। तो पी हो गया थर्ड स्टेटमेंट जो कि आर के रेलेवेंट है। और इट मस्ट डिनाई, और अगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स और अडॉप्टिव पेरेंट्स के बीच की कस्टडी बैटल है तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स, क्योंकि वो उसको बच्चे को ऑलरेडी त्याग चुके हैं, किसी और ने उसको अपना लिया है, तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के अधिकारों को यहाँ पे खारिज कर देना चाहिए, अडॉप्टिव पेरेंट्स के अधिकारों को देखना चाहिए। सो ऑप्शन क्यू जो है हमारा फोर्थ आ जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, SRPQ। Though the Jaipur Literature Festival may be at the top, बोल रहे हालांकि, अब कोई भी स्टेटमेंट जो है वो कभी भी, कोई भी पैसेज जो है वो हालांकि से स्टार्ट नहीं हो सकता। हालांकि मैंने ये गलती करी बट मेरा नाम है प्रियंका ठाकुर, ऐसे तो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। आपका कोई भी स्टेटमेंट पैसेज जो है वो हालांकि से स्टार्ट नहीं होता, पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। दो द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बी एट द टॉप, बोल रहे हैं कि जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है हालांकि वो सबसे टॉप पर है, यानी कि सब सारे जितने भी लिटरेचर से जुड़े हुए, आर्ट कल्चर से जुड़े हुए जो भी फेस्टिवल्स हैं उनमें सबसे टॉप पर आता है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। टॉप ऑफ द कार्निवल्स ऑफ बुक्स, कार्निवल क्या होता है? मेला। तो मेले, जितने भी मेले होते हैं किताबों के, उनमें सबसे टॉप पर कौन आता है? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। हमें डायरेक्टली पता चल गया कि पी स्टेटमेंट क्यू से लिंक्ड है और पी के बाद में क्या आएगा? क्यू आएगा। यहाँ पे पी के बाद में क्यू आ रहा है, यहाँ पे पी के बाद में क्यू आ रहा है, यहाँ पे क्यू के बाद में पी आ रहा है, यहाँ पे पी और क्यू के बीच में आर आ रहा है। दोनों एलिमिनेट हो गए, बचा क्या? हमारा दायरा कम हो गया, ऑप्शन ए और बी बच गया। ये जब भी आप ना पैराजंबल के क्वेश्चन करोगे, अपनी सारी ग्रामर जो है, जितनी भी ग्रामर है, वो सारे के सारे दिमाग में वापस ले आना। सारे ग्रामर के फॉर्मूलेज, लॉज, रूल्स सारे के सारे आप दिमाग में रखना। एक एक रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, एक एक रूल जो है उससे हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, हमारा दायरा सीमित हो जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। थ्रू द ईयर देयर आर लिटरेरी
festivals in several cities including Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Thiruvananthapuram, भुवनेश्वर, देहरादून एंड दुमका। बोल रहे हैं कि हालांकि जयपुर फेस्टिवल जो है सबसे टॉप पर है, लेकिन पूरे साल भर में देश के अलग अलग शहरों में बहुत सारे लिटरेरी यानी कि लिटरेचर से जुड़े हुए फेस्टिवल्स होते हैं, जिनमें कि मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु ये सभी सिटीज जो है शामिल हैं। In India, the literary festival cycle begins at Jaipur। पूरे हिंदुस्तान में जो लिटरेचर फेस्टिवल साइकिल है वो जयपुर से स्टार्ट होती है, which hosts one of the country's biggest literary events। जो कि होस्ट करता है, कौन होस्ट करता है? जयपुर होस्ट करता है, यानी कि मेजबान होता है देश के सबसे बड़े लिटरेचर के इवेंट का। ठीक है, तो आर क्या हो गया हमारा? फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल जो है उसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तभी बोलेंगे कि हालांकि वाली स्टेटमेंट तभी आएगी। तो बोल रहे हैं कि ये हिंदुस्तान में ये फेस्टिवल होता है, सबसे बड़ा फेस्टिवल जयपुर से स्टार्ट होता है। साल के बाकी फेस्टिवल्स की शुरुआत भी जयपुर से ही होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेस्टिवल होता है साल का लिटरेचर के ऊपर जुड़ा हुआ। इसके बाद में आएगा लिटरेचर अपार्ट, देयर इज म्यूजिक, आर्ट, थिएटर एंड अ होस्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज विच एड टू द फेस्टिव एटमोसफेयर। बोल रहे हैं कि केवल लिटरेचर नहीं होता, वहां पर म्यूजिक होता है, आर्ट, थिएटर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जिसकी वजह से जो फेस्टिव एटमोसफेयर को और ज्यादा अच्छापन मिल जाता है। ये फेस्टिव एटमोसफेयर में और ज्यादा एड ऑन हो जाती हैं चीजें। ठीक है, तो ये तो अंत की बात है ना कि लिटरेचर, पहले तो हम लिटरेचर की बात करें तीनों स्टेटमेंट्स में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो आर फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद आएगा पी के बाद में आएगा क्यू और एस हमारा लास्ट स्टेटमेंट होएगा कि इन सभी शहरों में केवल लिटरेचर नहीं होता, आर्ट, म्यूजिक, थिएटर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट बन गया आर पी क्यू एस। RPQS option A is correct. With 5 states going to the polls later this year, बोल रहे हैं जब 5 states में इलेक्शन पोल स्टार्ट होने वाले इस साल के बाद में, the union government has slashed the prices of domestic cooking gas by ₹200 per cylinder। तो केंद्र सरकार ने कुकिंग गैस के प्राइस जो है वो 200 रुपए प्रति सिलेंडर कम कर दिए हैं। तो बोल रहे हैं कि 5 स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, इस साल के अंत में, और यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया, डोमेस्टिक कुकिंग गैस के प्राइसेस जो है 200 पर सिलेंडर काट दिए, कम कर दिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कॉल्ड इट अ गिफ्ट टू क्रोर्स ऑफ माय सिस्टर। बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको क्या कहा है कि अपनी करोड़ों बहनों के लिए मेरा तोहफा है। किस चीज का तोहफा है? कुछ क्लैरिटी नहीं है, स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, कोट्स भी खुले हुए हैं। ठीक है, एंड बेनिफिट द पुअर एंड मिडिल क्लास, और इससे फायदा किसको हो सकता है? पुअर गरीब लोगों को और मिडिल क्लास लोगों को फायदा हो सकता है। तो ये भी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट का पार्ट है। ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन, बहनों को किस ओकेजन पे, किस त्योहार पे, किस पर्व पे मिला ये गिफ्ट? रक्षाबंधन के पर्व पे, यानी कि क्यू से जुड़ा हुआ है एस, क्यू के बाद में आएगा एस। एडिंग दैट द गवर्नमेंट विल ऑलवेज डू एवरीथिंग पॉसिबल टू इम्प्रूव द पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड बेनिफिट द पुअर एंड द मिडिल क्लास। लोगों की जिंदगी को बेहतर करने का प्रयास करेगी सरकार, हर संभव प्रयास करेगी, और क्या करेगी? उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के, गरीबों को बेनिफिट देने के हर संभव प्रयास करेगी। तो एस के बाद में आएगा आर, ठीक है, और पी हमारा होगा फर्स्ट स्टेटमेंट। तो पी क्यू एस आर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Jolted by such incidents in the exam preparation hub, बोल रहे हैं कि ऐसे jolted मतलब दहल जाना, हिल जाना, ऐसे हादसों से दहल जाता है। कहाँ पे होते हैं ये हादसे? एग्जाम प्रिपरेशन हब, यानी कि जाहिर सी बात है एग्जाम प्रिपरेशन का हब कौन है, गढ़ कौन है? कोटा। कोटा की बात की जा रही है, दैट मीन्स बच्चों के सुसाइड से रिलेटेड बात चल रही है। The local administration has directed coaching institutes to suspend routine tests for 2 months। तो वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ये आदेश दिए हैं कि वो सभी रूटीन टेस्ट जो है अगले 2 महीने के लिए स्थगित कर दें, कोई रूटीन टेस्ट नहीं होगा। What's clear is that it is a crisis situation and there are no easy answers। जो एक बात स्पष्ट है वो ये है कि ये बहुत ही गंभीर एक समस्या है, क्राइसिस वाली सिचुएशन है, और इसका कोई भी आसान हल नहीं है।
द डेथ बाय सुसाइड ऑफ 2 टीनेजर्स, बोल रहे हैं 2 बच्चों की, टीनेजर्स की मौत, सुसाइड के बाद मौत हो जाना, हु वर लिविंग इन कोटा, जो कोटा में रह रहे थे, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, और किसकी तैयारी कर रहे थे, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, एड्स टू द ग्रिम टैली, ग्रिम टैली मतलब जो ये आंकड़े हैं उसमें और एक नंबर ऐड ऑन हो जाता है, 2 नाम और ऐड ऑन हो जाते हैं। जो बच्चों की सुसाइड करने की लिस्ट है वो इतनी लंबी हो चुकी है कि हमें उसके लिए एक टैली बनानी पड़ रही है, एक लिस्ट बनानी पड़ रही है, और उसमें नंबर आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। How much the hurried order helps is difficult to assess. अब ये ऑर्डर की बात कहाँ आई, जब एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि भाई आप बंद करो 2 महीने के लिए, आपको कोई कोचिंग में टेस्ट नहीं लेना, उसके बाद की बात है। तो यानी कि पी से रिलेटेड है एस स्टेटमेंट, कि ये जो हरिड आनंद फानन में लिया गया जो ऑर्डर है वो कितना हेल्पफुल होगा, कितना काबिल होगा, ये अभी कह पाना मुश्किल है। ठीक है, अभी शुरुआत है तो पता नहीं है कि ये 2 महीने के टाइम में बच्चे कैसे कैसे स्टेबल हो जाएंगे कि 2 महीने के बाद शायद सुसाइड ना हो, क्या सर जो अथॉरिटीज उन्होंने क्या सोच के 2 महीने के लिए टेस्ट मना किए हैं, इससे क्या आगे आउटकम निकलेगा कुछ कह नहीं सकते अभी। तो ये पी स्टेटमेंट के बाद में एस स्टेटमेंट आएगा, तो हमें एक चीज की क्लैरिटी मिल गई कि पी के बाद में आएगा एस। यहाँ पे पी के बाद में एस है, यहाँ पे पी के बाद में एस है, यहाँ पे पी और एस के बीच में गैप है, यहाँ पे एस पहले है, तो ऑप्शन हमारे रह गए 2। ठीक है, अब ऐसे हादसों से, बाय सच इंसिडेंट, सच मतलब किसी को इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, सच इंसिडेंट्स, ऐसे हादसों से, तो एडजेक्टिव है, कैसा है, इंडिकेट कर रहा है। तो इंडिकेट किसको कर रहा है, कोई चीज हुई होगी उसको इंडिकेट कर रहा होगा, तो हुआ क्या है, 2 बच्चों ने सुसाइड करा है, तो आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, यानी कि आर फर्स्ट स्टेटमेंट, पी के बाद में एस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Neeraj, received after his Tokyo triumph in 2021, could have easily gone to his head. नीरज ने जो पाया, कुछ पाया, जो कि किसके बाद पाया, टोक्यो में उनकी जो विक्ट्री हुई 2021 में, उसके बाद में जो उन्होंने पाया वो आसानी से उनके सर पे जा सकती थी, सर चढ़ सकती थी। अब उनकी प्रसिद्धि हो सकती है, उनको जो प्राइजेस मिले, कॉलेज मिले, उनकी बात की जा रही हो सकती है, कुछ चीज उनको मिली उनकी सक्सेस के बाद में जो कि उनके सर पे चढ़ सकती थी। ठीक है, ईगो हो सकता है। 2 years ago, 2 साल पहले, when नीरज चोपड़ा scripted history by becoming the first Indian Olympic track and field gold medalist, जब नीरज चोपड़ा ने इतिहास लिखा कि वो हिंदुस्तान के पहले ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड के गोल्ड मेडलिस्ट बने, It seemed that he had done enough to rest on his laurels for a lifetime. बोल रहे हैं कि ऐसा लगा कि उनने इतना हासिल कर लिया है। लॉरेल्स मतलब कि क्या होता है, टू रेस्ट ऑन हिज लॉरेल्स का मतलब होता है कि अब उन्होंने ऐसा कुछ हासिल कर लिया कि उसके ऊपर निर्भर होकर वो सारी जिंदगी के लिए खुशी मना सकते हैं, इसके आगे उनको कुछ करने की जरूरत है नहीं। ऐसा लगा कि उन्हें इतना जितना उन्होंने किया वो काफी था, अब वो अगर लाइफ टाइम कुछ नहीं करेंगे ना तो भी उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। But the young man retained his focus amid all the distractions and has now become the first Indian to win a gold medal in the World Athletics Championship. बोल रहे हैं लेकिन ये जो यंग मैन, युवा नौजवान है, इन्होंने अपना सारा फोकस जो है वापस केंद्रित करा, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस थे उन बीच में, उस दौरान में उन्होंने अपना फोकस केंद्रित करा और अब हिंदुस्तान के पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करा है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में। ठीक है, इन अ स्पोर्टिंग सक्सेस स्टार्व्ड कंट्री लाइक इंडिया, द फेम, एडुलेशन एंड मनी दैट नीरज रिसीव्ड, पता चल गया कहां पे कंप्लीट हो रही है स्टेटमेंट, एस के बाद में पी आएगा। बोल रहे एक ऐसा देश जहां पे स्पोर्ट्स में ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती है, स्पोर्ट्स की सक्सेस में यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है हिंदुस्तान में, ऐसे देश में जो प्रसिद्धि, फेम, एडुलेशन यानी कि सफलता, सक्सेस और मनी जो नीरज चोपड़ा को मिला अपनी टोक्यो विक्ट्री के बाद में, वो ऐसा लग रहा था कि उनके सर पे चढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो भी थोड़े एरोगेंट, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या उनको भी ऐसा लग सकता है कि अब तो मैंने दुनिया जीत लिया, मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट इस व्यक्ति ने इन सभी चीजों के बीच में दोबारा इतिहास रचा और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले देश के पहले हिंदुस्तानी नागरिक बने। ठीक है, तो एस स्टेटमेंट के बाद में पी आएगा, एस के बाद में पी, एस के बाद पी से पहले, पी पहले एस बाद में, पी पहले एस बाद में, तो यानी कि ऑप्शन ए QSPR इज करेक्ट।
वर्ड्स आर लाइक हैमर, शब्द जो है वो हथौड़े की तरह होते हैं. वन कैन आइदर स्विंग देम अराउंड रेकलेसली एंड ब्रेक स्टफ, कोई उसको इधर उधर घुमा के चीजें तोड़ सकता है, या फिर उसको बारीकी से इस्तेमाल करके चीजों को तराश सकता है, चीजों को बना सकता है. राइट, हथौड़ा दोनों काम आ सकता है. और यूज देम टू बिल्ड समथिंग यूजफुल, समथिंग वर्थी, समथिंग गुड, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे. इन द वर्ड्स ऑफ जॉन वोल्फगैंग वॉन गोएथ, नोइंग इज नॉट इनफ. अगर हम जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथ कोई व्यक्ति है उनके शब्दों में कहें तो केवल जानना काफी नहीं है. वी मस्ट अप्लाई, हमें उसको अप्लाई करना पड़ेगा. हमें पता है, मुझे आता है, वो काफी नहीं है, मुझे उसको अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है. विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू. मेरी इच्छा है कि मैं अपना वेट लूज करूं, मेरी इच्छा है कि मैं एक्सरसाइज करूं, लेकिन सिर्फ इच्छा से तो एक्सरसाइज होगी नहीं, सिर्फ इच्छा से तो वेट लूज होगा नहीं, मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मुझे वेट लूज के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे. राइट, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही, वी हैव बीन टोल्ड बाय आवर एल्डर्स टू नेवर हर्ट द पर्सन यूजिंग हार्ड वर्ड्स. मम्मी पापा बोलते हैं ना कि एक कहावत भी है, तोल मोल के बोल, या बोला जाता है कि अगर नहीं अच्छा बोल सकते तो चुप रहो, पर किसी को दूसरे को दुखी मत करो. तो बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है बड़ों के द्वारा कि आप किसी भी व्यक्ति को कठोर शब्दों के जरिए दुख मत पहुंचाओ, कोई ऐसी बात मत बोलो जो किसी को दुख पहुंचाए. ठीक है, एंड इंस्टेड बी काइंड एंड गिव रिस्पेक्ट फॉर वी विल बी शॉवर्ड विद द सेम. और बल्कि हमें ये कहा जाता है कि आप काइंड बनो, दयालु बनो और दूसरों को रिस्पेक्ट दो, क्योंकि तभी आपको लोग भी रिस्पेक्ट करेंगे. खैर, अब जमाना बदल गया, आप जितनी मर्जी रिस्पेक्ट देख लो, सामने से रिस्पेक्ट मिलती नहीं है काउंटर में. द पावर ऑफ वर्ड्स इज बियॉन्ड एक्सप्रेशन, शब्दों के जो पावर है वो एक्सप्रेशन से भी आगे है. ठीक है, आप ऐसे गुस्से वाले एक्सप्रेशंस बनाओगे, हंसी वाले बनाओगे, उससे भी ज्यादा अगर आप किसी को प्रेज करना चाहते हो तो आप बोल दो कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, उस व्यक्ति का दिन ही अलग हो जाएगा. इट डिफाइंस व्हाट द पर्सन वांट्स टू एक्सप्रेस, वो शब्द जो है वो बताते हैं कि वो व्यक्ति क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है. वर्ड्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ, शब्द किसी भी व्यक्ति के जीवन के बहुत अहम हिस्सा होते हैं. डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट वर्ड्स टू कम्युनिकेट विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. अलग अलग तरह के लोग जो है अलग अलग तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात करने का. आप किसी व्यक्ति से पहली दफा मिलते हो तो क्या पहली दफा में जाके ही आप उससे तू तड़ाक पे आ जाते हो? नहीं ना. जब पहली दफा आप मिलते हो तब आप उनसे बड़े प्यार से आप करके बात करो. फिर उसके बाद अगर वो व्यक्ति गलती से आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया, फिर तो गया आप. फिर आप क्या होता है, तू, ओए तू चल रहा है क्या, ओए तू नहीं किया. अगर कोई थोड़ा सा ज्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ा होगा व्यक्ति तो वो ज्यादा से ज्यादा तुम तक आ जाएगा. ठीक है, आप पे तो बिल्कुल नहीं रहते. राइट, तो अलग अलग व्यक्तियों के साथ में बात करने के लिए अलग अलग शब्द होते हैं. दे आर यूज टू कंडक्ट बिजनेस एंड टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन. तो इन शब्दों का इस्तेमाल हम अपने बिजनेस पर्पस के लिए भी करते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए भी करते हैं. पॉलिटिशियंस यूज वर्ड्स टू कन्विंस अदर्स दैट दे आर द बेस्ट कैंडिडेट. ये तो पॉलिटिशियंस का मौलिक अधिकार है, वो शब्दों का प्रयोग ऐसे करते हैं कि भाई वही बेस्ट कैंडिडेट है. वर्ड्स फॉर्म अ ह्यूज पार्ट ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स. शब्द जो है हमारे जिंदगी के हर एक पहलू का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. They carry an enormous weight that can either make the other feel good or humiliated. उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ होता है जो कि या तो अगले व्यक्ति को अच्छा फील करा सकता है या उसको शर्मिंदा, ह्यूमिलेटेड फील करवा सकता है. Words do dash energy. Words में कुछ एनर्जी होती है. Evoke emotions, कुछ इमोशंस को जगा सकते हैं. And set the टोन फॉर बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन, और हमारी बीच में होने वाली कॉन्वर्सेशन के लिए एक टोन सेट कर सकते हैं. कॉन्वर्सेशन गुस्से वाली होगी, कॉन्वर्सेशन डिस्कशन में होगी, समझदारी वाली होगी, ये शब्दों से ही पता चलेगा. However, words form one of the reasons that one person lives a life of dash while another lives a life of lack. बोल रहे हैं हालांकि शब्द जो है वो एक कारण होते हैं जिस वजह से कुछ व्यक्ति जो है वो बहुत भरी पूरी जिंदगी जी सकते हैं और कुछ व्यक्तियों की जिंदगी में बहुत सारी चीजों का अभाव हो सकता है. Words can open doorways that hands cannot. शब्द ऐसे दरवाजे खोल सकते हैं जो हाथ नहीं खोल सकते. They can dash invisible boundaries. वो न दिखाई दे सकने वाली बाउंड्रीज को मिटा सकते हैं, पार कर सकते हैं. ठीक है, कुछ होगा.
चलिए देखते हैं. वर्ड्स आर लाइक हैमर्स, वन कैन आइदर स्विंग देम अराउंड रेकलेसली एंड ब्रेक स्टफ और यूज देम टू बिल्ड समथिंग सुप्रीमेसी. सुप्रीमेसी मतलब बहुत ही प्रधान, श्रेष्ठ. स्मगनेस मतलब आत्मसंतुष्टता. कॉमन मतलब साधारण. और वर्थवाइल, वर्थवाइल मतलब बहुत महत्वपूर्ण, मूल्यवान. तो यहाँ पे ऑप्शन डी वर्थवाइल इज करेक्ट. वर्ड्स डू डैश एनर्जी. ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मतलब अचानक प्रकट होना. मेकअप मतलब कि बनाना, तैयार करना. पॉइंट आउट इशारा करना. गिव आउट यानी कि देना, प्रकट करना. उत्सर्जन करना, तो शब्द जो है एनर्जी उत्सर्जित करते हैं. However, words form one of the reasons that one person lives a life of assertion. Assertion मतलब क्या हुआ, उनके पास में स्थिरता है. abundance प्रफुल्लता है, प्रचुरता है, बहुत भंडार है. ambitious, ambitious मतलब महत्वाकांक्षी. endorse मतलब किसी चीज का समर्थन करना. तो यहाँ पे एक के पास में तो भरपूर लाइफ है, हर चीज से भरी हुई, दूसरे के पास में लैक है. तो लैक का ऑपोजिट क्या हो गया, abundance. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Words can open doorways that hands cannot. They can dash invisible boundaries. Pin down, pin down मतलब किसी स्ट्रॉन्ग वे में आप कुछ निर्धारित कर रहे हैं कि भाई हाँ ये ऐसे ही होना चाहिए. ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना. तो किस चीज को, इनविजिबल बाउंड्रीज को तोड़ देती है. रैम्प अप, रैम्प अप मतलब वृद्धि करना. और लाई डाउन मतलब लेट जाना. तो यहाँ पे ऑप्शन बी ब्रेक डाउन इज करेक्ट. कासल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, ख्याली पुलाव बनाना, खिचड़ी बनाना. कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं सेब के बगीचे खरीद लूंगा, मैं होटल लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा. वो क्या है, हवाई किले बना रहा है. ठीक है. अनरियलिस्टिक एंड इम्पॉसिबल प्लान्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Ongoing climate change caused by accumulation of greenhouse gases in the atmosphere is happening on the timescale of decades to centuries and is driving environmental changes worldwide. बोल रहे हैं जो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो एक दिन में तो नहीं हुआ, वो सदियों से हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस इकट्ठी होती रही, दशकों से, सदियों से, जिसकी वजह से अब दुनिया भर में एनवायरमेंट चेंज जो है वो देखा जा रहा है. अब यहाँ पे 4 वर्ड्स जो है वो हाईलाइट किए गए हैं. इनमें से किसी के स्पेलिंग एरर है, वो हमें बताना है. सबसे पहला था एक्यूमुलेशन. एक्यूमुलेशन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. ACCUMULATION ये होते हैं एक्यूमुलेशन के स्पेलिंग. एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना. एटमॉस्फेयर स्पेलिंग करेक्ट है. वातावरण. डेकेड्स मतलब दशक, 10 सालों का जो टाइम पीरियड होता है. और एनवायरमेंटल इसकी भी स्पेलिंग करेक्ट है, मतलब हमारा एनवायरमेंट, वातावरण अगेन. सो ऑप्शन सी एक्यूमुलेशन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. लैकनिक, लैकनिक का हमें सिनोनिम बताना है. तो लैकनिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शॉर्ट में, संक्षिप्त में, थोड़े शब्दों का इस्तेमाल करके. रीजनेबल, रीजनेबल मतलब तर्कसंगत. फैंसीफुल, फैंसीफुल मतलब काल्पनिक. कंसाइज मतलब संक्षिप्त. और सर्टेन मतलब निश्चित. सो ऑप्शन सी कंसाइज इज करेक्ट. Select the most appropriate option to fill in the blank. ठीक है. मेकअप वॉज डैश शी हार्डली वोर. मेकअप एक ऐसी चीज थी वो जो कभी नहीं पहनती है. मेकअप को पहनते नहीं है, लगाते हैं, बट इंग्लिश में बोला ये जाता है वोर. ठीक है. तो मेकअप वॉज समथिंग शी हार्डली वोर. एनीथिंग कुछ भी. समथिंग शायद ही कोई चीज. एनीबडी कोई व्यक्ति. समवन कोई, अगेन कोई व्यक्ति. अगेन ऑप्शन बी समथिंग इज करेक्ट. The manager asked me if I have completed my project. I के साथ में देखो मैनेजर asked पास्ट सेंटेंस में आ रहा है, पास्ट फॉर्म में आ रहा है, पास्ट टेंस में आ रहा है, तो क्या आएगा, I had completed my projects. So if I had completed my projects, option C is correct. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.